1 जून 2009 की रात ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो के रनवे पर एक चमकता हुआ सफेद एयरबस A330 अपनी रोशनियों में नहाया खड़ा था। शहरियों की हलचल, मुसाफिरों की हंसी और जहाज के टरबाइन्स की गहरी गूंज सब एक नए सफर की तैयारी का ऐलान कर रहे थे। ये एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 की एक मामूली परवाज थी, लेकिन आज ये फ्लाइट एविएशन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक हादसों में शामिल होने जा रही थी। वेलकम टू AKB टीवी। रात 11:03 पर जहाज के पायलट ने थ्रोटल आगे बढ़ाया। इंजनों की दाढ़ती आवाज, धुंधली रात और बारिश की हल्की बूंदें किसी फिल्मी सीन का मंजर पेश कर रही थी। इस जहाज पर मार्क डपोआ, इनके साथ सेकंड ऑफिसर पियर सेड्रिक और फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट्स में 228 मुसाफिर सवार थे। फ्लाइट 447 का सफर बज़ाहिर आसान लग रहा था। ब्राजील से फ्रांस के शहर पेरिस तक 10 घंटे की सीधी फ्लाइट, लेकिन अटलांटिक ओशन के दरमियान मौसम बदल चुका था। सामने आसमान में बादल, बिजली की चमक और तेज हवाओं वाला एक स्टॉर्म सिस्टम बना हुआ था। रडार पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, मगर इस स्टॉर्म सिस्टम की ताकत के बारे में कोई नहीं जानता था। रात का ये हिस्सा पायलट के लिए सबसे थका देने वाला था। आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था और कहीं कहीं बिजली की कड़क अंधेरे को चीरती नजर आ रही थी। जहाज का खुदकार निजाम यानी ऑटो पायलट चल रहा था, लेकिन ये सुकून सिर्फ एक दिखावा था। हकीकत ये थी कि जहाज 35,000 फीट की बुलंदी पर एक ऐसे तूफानी बादलों की दीवार की तरफ बढ़ रहा था जो पूरे आसमान पर शोर मचा रही थी। ये वो लम्हा था जब एक सीधी और मामूली परवाज एक जानलेवा जद्दोजहद में बदलने वाली थी। हर चीज बज़ाहिर मामूल के मुताबिक थी, लेकिन फजा के अंदर छुपा हुआ खतरा, अनदेखे आइस क्रिस्टल्स और जबरदस्त तूफानी हवाएं जहाज की किस्मत बदलने वाली थी। कॉकपिट के अंदर बैठे पायलट शायद ये सोच भी नहीं सकते थे कि अगले चंद मिनटों में इनके सामने वो जंग आने वाली है जिसमें ना सिर्फ मशीन बल्कि इंसान की हिम्मत और फैसले भी आजमाए जाएंगे। 2 घंटे गुजर चुके थे। फ्लाइट 447 अटलांटिक ओशन के बीचों बीच आसमान में तैरती जा रही थी। मुसाफिर अपनी नींदों में खोए हुए थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई फिल्म देख रहा था। इन सब को ये खबर तक न थी कि अगले चंद लम्हों में इनकी तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली है। जहाज अब स्टॉर्म सिस्टम में दाखिल हो चुका था। बारिश के कतरे अब नरम बूंदाबांदी नहीं रहे थे। वो खिड़कियों और जहाज से टकराते तो एक खौफनाक थपथपाहट पैदा करते। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों नन्हे पत्थर जहाज पर बरस रहे हों। कॉकपिट में मौजूद पायलट ने मौसम की शिद्दत को पामते हुए फैसला किया कि जहाज का रास्ता मामूली सा मोड़ दिया जाए। उनका मकसद तूफान के सबसे खतरनाक हिस्से से बच निकलना था। ये एक मामूली सा एविएशन फैसला था जो दुनिया भर में हर रोज हजारों पायलट्स करते हैं, लेकिन इसी लम्हे किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहाज की नाक के नीचे एक छोटा सा पुर्जा लगा होता है जिसे पिटोट ट्यूब कहते हैं। ये उंगली जितनी मोटी एक दाती ट्यूब होती है जिसका काम हवा के दबाव से जहाज की रफ्तार नापना होता है। यानी कॉकपिट के अंदर लगे आलात पायलट को जो रफ्तार दिखाते हैं वो इसी छोटी सी ट्यूब पर मुनस्सर होती है। लेकिन जैसे ही जहाज इस स्टॉर्म सिस्टम में दाखिल हुआ, पानी और बर्फ ने इस नाजुक पुर्जे पर कब्जा जमा लिया। पहले चंद कतरे, फिर एक तय और फिर बर्फ का सख्त खोल। अब हवा का दबाव इस पिटोट ट्यूब में से गुजर ही नहीं पा रहा था। यानी जहाज का स्पीडोमीटर अचानक रुक चुका था। जहाज हकीकत में कितनी रफ्तार से जा रहा है वो अब कोई नहीं जानता था। ये सब खामोशी से किसी अलार्म के बगैर चंद ही लम्हों में हो गया। कॉकपिट के अंदर बैठे पायलट्स को अंदाजा तक न था कि उनके हाथ से अभी अभी जहाज का सबसे अहम पुर्जा छिन चुका है। ये वो पल था जब एक छोटे से पुर्जे पर जमी बर्फ तकरीबन 300 जिंदगियां निगलने जा रही थी। सेकंड ऑफिसर ने नाक ऊपर खींच ली ताकि ऊंचाई बरकरार रहे, लेकिन एयरबस की रफ्तार कम होने लगी और एक जानलेवा हालत जिसे एरोडायनामिक स्टाल कहते हैं पैदा हो गई। ये वो लम्हा होता
ہوتا ہے جب جہاز کی لفٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گرنے لگتا ہے۔ کاکپٹ میں الارم بجنے لگے۔ سمندر کے اوپر 35,000 فیٹ پر بجلی کی چمک کے بیچ $1 ارب کا یہ طیارہ آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف جا رہا تھا۔ پائلٹس مسلسل ناک اوپر کھینچ رہے تھے مگر یہی غلطی جہاز کو مزید سٹال میں دھکیل رہی تھی۔ کیپٹن مارک جو چند لمحے پہلے آرام کرنے گئے تھے واپس کاکپٹ میں دوڑے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 3:10 پر جہاز کی نوک تیزی سے نیچے آنے لگی۔ بلندی 35,000 فیٹ سے گرتے گرتے صرف چند سیکنڈز میں 10,000 فیٹ رہ گئی۔ پائلٹ سب کچھ آزما رہے تھے مگر جہاز کا بوجھل ڈھانچہ اب ہوا میں تیرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے بعد سمندر کی گہرائیوں میں ایک دھماکہ ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ جب فلائٹ 447 پیرس نہ پہنچی، ایئر فرانس اور انٹرنیشنل میڈیا میں ہلچل مچ گئی۔ چند دنوں بعد کچھ لاشیں اور ملبے کے ٹکڑے سمندر میں تیرتے ملے مگر جہاز کا بلیک باکس اٹلانٹک اوشن کے 4 کلومیٹر گہرے اندھیروں میں چھپا ہوا تھا۔ فرانسیسی اور انٹرنیشنل ٹیموں نے مہینوں تک تلاش کی مگر کچھ نہیں ملا۔ 2 سال بعد 2011 میں بلیک باکس آخرکار سمندر کی تہہ سے نکالا گیا۔ ریکارڈنگ سے پتہ چلا کہ یہ حادثہ مکمل طور پر پیٹوٹ ٹیوب کے جم جانے اور پائلٹ کے غلط رد عمل کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ جہاز کی ناک کو اوپر کھینچنے کی بجائے جہاز کو نیچے جھکاتے اور رفتار بڑھاتے تو شاید یہ کہانی مختلف ہوتی۔ فلائٹ 447 کا ملبہ اب پیرس کے ایوییشن میوزیم میں محفوظ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔